हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत है इनोवेशन स्टडी चैनल में। चलेगा जो हमारा तीसरा मॉडल पेपर चल रहा था, आज उसके अपन सेकंड क्लास लेके आए हैं। फर्स्ट क्लास में 1 से लेके 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था, वो क्लास आपने देख ली होगी। आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो वहाँ से क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। और डेली क्लास आती है, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। जैसा कि आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप तुरंत प्रभाव से उनका लाभ उठा सकें। तो चलिएगा स्टूडेंट, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना प्लस में 5 एक भाज्य संख्या है। क्यों, रीजन भी बताना है। अब भाज्य संख्या अपन जानते हैं कौन सी होती है, वे संख्याएं जिसमें खुद और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता है उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जैसे एक और अभाज्य संख्या होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और नंबर से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसने पूछा है कि अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है, तो हमें रीजन भी बताना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन हल, यहां पे आपको 7 और 13 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है। आपने 13 ले लिया, क्या बन गया, 7 गुना 11 प्लस में 1, ये बन गया। अब फर्स्ट में से देखो 13 कॉमन ले लिया तो 7 गुना 11, 13 तो बाहर चला गया, प्लस में 1 बच गया 13 की जगह। 13 आपने कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, तो ये नंबर क्या बनेगा 13 और 11 7 77, 77 प्लस में 1 क्या बन गया 13 इंटू 78, 13 इंटू 78। अब ये बताओ आप, इसमें एक 13 आ गया ना, एक गुणनखंड क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और इसमें अपन 1 भी लिख सकते हैं। अब जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाए, जिसके 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाए तो वो क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगी। लिखोगे यहां 2 के अलावा तीसरी संख्या भी आ रही है, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या है। यह संख्या एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कोई भी उठा लेना, 2 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आएगा, एक तो खुद आएगा, एक आएगा। इसके अलावा अगर कोई तीसरा नंबर आता है तो वो भाज्य संख्या ऑलरेडी होगी, अगर नहीं आता तो वह अभाज्य संख्या की श्रेणी में जाएगी। अब इसमें कोई तीसरा नंबर आ रहा है तो ये क्या होगा, भाज्य होगा 100%। ठीक, क्लियर। अब देखो इसका सेकंड कर लेते हैं। इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो मैंने ले लिया 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 5 इनका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6 6 के 36, 36 और 7 चौके 28 गुना कर दो, 36 और 28 का, 8 छक्के 48, 8 तेज 24 और 4 28, 36 दूनी 72, तो ये आएगा 4 0 9 1 10, 110 104 हो जाएंगे। 104 प्लस में 1 105 और ये क्या हो जाएगा, इंटू 1 कर सकते हैं, इसमें इंटू 1 लगा सकते हैं ना, बताइएगा मेरे को। तो इसके इंटू में 1 लगा सकते हैं तो ये बनेगा 5 गुना 105 गुना 1। अब देखो इसमें भी क्या आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो गया यहाँ पे देख लेते हैं। 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ गया 6 6 के 36 और 7 चौके 28, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 8 छक्के 48, 4 आंसर लगेगी, 8 ते 24 और 4 28
और ये बनेगा 36 दूनी 72, हाँ ये बनेगा 8 और ये बनेगा 0 और ये बनेगा 108, 1008 आएगा, 8 6 48, 4 लिख दिया था क्या। हाँ यहाँ पे अब कर दो आप 1004 प्लस में 1008 प्लस में 1009, तो भी क्या होगा, आपको वहां पे करके नहीं दिखाना है, अगर करके दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन हमारे पास में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, इसलिए भाज्य संख्या, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको पढ़ाया जाता है वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ रखा है। अब इसमें लिखोगे यहाँ 2 के अलावा तीसरी संख्या भी आ रही है, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे कॉमन 13 आ रहा है, इसलिए क्या है, एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में कोई कॉमन नहीं आता, अभाज्य संख्या में कोई कॉमन नहीं आता, तो यहां पर भी लिखोगे यहां 2 के अलावा तीसरी संख्या भी आ रही है, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या होगी, इसलिए यह क्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी। दैट इज क्लियर। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिएगा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कब बनेगा, यानी जब इस बहुपद का इस बहुपद में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल अगर हमारे पास में 0 बचता है तो ये प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा। जैसे कोई द्विघात इक्वेशन बनती है, उसके अपन फैक्टर करते हैं, जैसे मैंने द्विघात इक्वेशन पे मत जाओ, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 35, और 35 के अभाज्य गुणनखंड करो, 35 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आप क्या लिखोगे, 5 × 7, तो ये क्या होंगे, एक ये 35 का गुणनखंड है ना 7, 35 का गुणनखंड है 7 और 7 इसको संतुष्ट करेगा, यानी 35 में 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास में शेषफल 0 आएगा। अपन बोल सकते हैं 5 भी 35 का एक गुणनखंड है, यानी 35 में 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। दैट इज क्लियर, समझे। तो यहां से आप इसमें भाग लगाओगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भाग विधि से भाग लगा सकते हैं, भाग तो देना आप सभी को आता है। तो यहां पे लिखोगे 2t⁴ प्लस में 3t⁴ माइनस में 2t² माइनस में 9t माइनस में 12, ये आएगा t² माइनस में 3। अब सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पहले क्वेश्चन किस प्रकार से स्टार्टअप करते हैं। यहां पे आपको t दिखाई दे रहा है, इस t को हमें इसका पहला टर्म उठाते हैं, यानी हमें 2 बनाना है और t⁴ बनानी है। किसको बनाना है, t⁴ को बनाना है। तो t⁴ को हमें 2 बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद में t² को t⁴ में कन्वर्ट करने के लिए t² से भी हमें गुणा करना पड़ेगा। आगे कुछ नहीं देखना, ओनली फॉर पहला ही टर्म देखना है इसका। तो मैंने यहाँ पे इस दोनों कंडीशन को मैंने क्या कर दिया, 2t⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 2t⁴। अब माइनस में आएगा 3t², यहां पे t है नहीं तो इसके नीचे लिखोगे और -3t², इसके नीचे लिखोगे। जहां पे t⁴ बन नहीं रहा तो अपन t² के नीचे लिखेंगे। अब साइन चेंज कर दो, ये तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया प्लस का 3t⁴ प्लस का t² 3 और माइनस का 2t², तो प्लस का कितना बचेगा, t² और ऊपर से क्या उतार लिया, माइनस के 90। अब इस t² को हमें बनाना है इसकी पहली टर्म 3t⁴ बनानी है, तो 3 बनाने के लिए और प्लस का भी बनाना है, तो प्लस 3 से गुणा करेंगे और t से गुणा करेंगे, तब जाके t⁴ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बनेगा 3t⁴ माइनस प्लस
यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, 3 का 3 के साथ में मल्टीप्लाई आएगा 9, लेकिन लिखना किसके नीचे है, टी के नीचे, यानी टी की स्क्वायर यहाँ पे बन नहीं रहा तो लिखेंगे 9 और वो भी माइनस का और टी। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, साइन चेंज कर दो, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, कितना बचेगा, टी की स्क्वायर बचेगा, टी की स्क्वायर बचेगा प्लस का, और ऊपर से आएंगे माइनस के 12, ऊपर से कितने आएंगे, माइनस के 12। यहाँ पे ठीक है, प्लस का है क्या या माइनस का है, क्वेश्चन पे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 या 6, ये देखो 6 करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये बनेगा किसका, माइनस का बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में भी करना है, अभी 6 बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई टी के साथ किया तो 2t की पावर 4 बन गई। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 3 के साथ में करेंगे तो 6 बनेगा, और माइनस का बनेगा, प्लस का हो गया। अब प्लस के 6 हैं और माइनस के 2 हैं तो प्लस के कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, और यहाँ पे उतार लेना 4। अब हमें टी की स्क्वायर को 4 टी की स्क्वायर बनाना है तो क्या करोगे, प्लस का 4 से गुणा कर दो इसको, तो ये बन जाएगा कितना, प्लस के 4 टी की स्क्वायर माइनस के 4 तिये 12, माइनस के 12, और ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी, तो कितना आएगा, 0, 0 आएगा शेषफल, 0 आएगा शेषफल। तो 0 अगर शेषफल आ जाता है तो अपन लिखते हैं कि यहां प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यहां पे लिखोगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। 4 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों नंबरों को करना है, यहाँ पे 2 से दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर देना है, मिस्टेक मत कर देना, किसी एक बार टी के साथ में कर देना और डायरेक्ट फिर 3 के साथ में न करें, तो 3 के साथ में भी होगा। इसके बाद में यहाँ पे प्लस का 4 टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से आएंगे माइनस के 12। अब यहाँ पे ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिये 12 हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज होंगे तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास में शेषफल 0 नहीं बचता है तो ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 बचता है तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन दी गई है, रेखिक इक्वेशन, उनसे आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। दोनों को हल करके आपको यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया गया है कि आप इसको विलोपन विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से करें, वज्र गुणन विधि से करें, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगता है निकालें और यहां से एक्स वाई का मान निकाल के इस इक्वेशन में रख दें ताकि आपके पास में m का मान है आ जाएगा। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं तो क्या बनेगा, 1 नंबर इक्वेशन है, मैं लिखूं 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 11, 1 नंबर इक्वेशन। 2 नंबर इक्वेशन दी गई है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर क्यों लिखा, यहां पे देखो x का गुणांक 1, यहां x का गुणांक 2 है, यहां पर x का गुणांक 2 है, दोनों में समान है x का गुणांक, इसलिए 1 को घटाएंगे तो यहां से x का वैल्यूज कैंसिल हो जाएगा, यानी x की टर्म कैंसिल हो जाएगी, y की टर्म बचेगी, y का मान है यहां से आ जाएगा। अब y का मान वापस 1 या 2 में रख देंगे तो हमारे पास में x का मान है आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख दो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और ये बनेगा 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 24 माइनस
प्लस और ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज होते हैं घटाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 4 और 3 7y इज इक्वल टू, इसमें ये बचेगा 5 2 1 3 35। तो y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y का मान आएगा y इज इक्वल टू 35 बटा ये 7 गुणा में है भाग में चला जाएगा तो y का मान आएगा 5। यदि y बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से x का मान कितना आएगा, 1 से x का मान देखो, ये देखो y का मान 7 रखोगे, यहाँ पे कितना आया 5 है क्या, 5 रख दो तो यहाँ पे कितना है 11। ये 3y इस साइड में आएगा तो माइनस का बनेगा, तो माइनस के 5 तिये 15, 5 तिये 15 अपॉन में, ये देखो गुणा में है इस साइड में आएगा तो भाग में चला जाएगा, थोड़ा नीचे लिख दो। अच्छा x इज इक्वल टू, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से x का मान आएगा 11 प्लस के हैं माइनस के 15 हैं तो माइनस के 4 बटे 2, कैंसिल करोगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 2, x का मान माइनस के 2। अब दोनों x और y की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो आपको दिया गया है y इज इक्वल टू mx, y का मान है 5, चलो ठीक है, इज इक्वल टू m गुणा x का मान है माइनस के 2 प्लस में 3, ये इस साइड ले आओ तो ये आएगा 5 माइनस में 3 इज इक्वल टू माइनस के 2m, m का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2m इज इक्वल टू प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 5 है माइनस के 3 है, तो यहाँ से m का मान कितना आएगा 2 अपॉन में माइनस के 2, कैंसिल कर दो 2 से 2, वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1, ये आपके पास में क्या आ जाएगा m का मान आ जाएगा, m का मान कितना आएगा माइनस के 1 इज द राइट आंसर। दैट इज क्लियर। अब गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि आप जानते हैं, फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करके यहाँ पे x की वैल्यूज लेके आनी है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसके गुणनखंड भी कितने आएंगे, इसके जो वैल्यूज आएगी इसके मूल आएंगे वो कितने आएंगे 2 मूल आएंगे। तो सबसे पहले ये अपॉन में 8 दिया गया है, इसका एलसीएम ले लो, इसको थोड़ा सोल्व कर लो। तो देखिएगा यहाँ से लिखेंगे इसको, एलसीएम इसका आ गया 8, 8 दूनी 16x की स्क्वायर माइनस में 8 एकम 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब ये इसके नीचे 1 मान सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, या तो तिरछा गुणा करो, या अगर 1 नहीं मानते हैं तो वैसे कर लो, अपॉन में है 8 इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे भाग में है इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आप लिखेंगे 16x की स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा सर जी, क्योंकि 0 के गुणा में 8 जाएगा तो हीरो को भी 0 बना देता है, तो ये तो 8 है, 8 के साथ में 0 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। अब ऐसे 2 नंबर लेके आइएगा जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास में कितना आए 16x की स्क्वायर आए, और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में बीच वाली वैल्यू आ जाए, यानी माइनस के 8x आ जाए। तो मेरे पास ऐसे 2 नंबर आते हैं यहाँ से निकल के कि मैं लिख सकता हूँ इसको 16x की स्क्वायर, इसको तो सेम लिखना होता है, लास्ट को भी सेम लिखना होता है, बीच वाले के टुकड़े करने होते हैं, तो मैंने लिख दिया माइनस के 4x और माइनस के 4x, माइनस और माइनस का गुना प्लस, 4 चौके 16, x का x के साथ में x की स्क्वायर और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से कॉमन ले लो, 4x कॉमन आ गया, कितना 4x कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x बचेगा, माइनस में 1, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 4x माइनस में 1, यहाँ से 4x माइनस में 1 और ये बनेगा 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। एक बार तो इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, दोनों वैल्यू सेम है, तो 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का ये मल्टीप्लाई में भाग में चला जाएगा, तो x का मान आएगा 1/4, ये इसके मूल हो जाएंगे। अतः लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। दैट इज क्लियर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो करते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या AP का एक पद माइनस के 150 है, क्यों? आपको चेक करके बताना है कि
इस एपी में 150 कोई टर्म आती है क्या? इस एपी आपको गिवन है 11, 8, 5, 2 इस प्रकार से। क्या एक पद 150 माइनस के 150 हैं? क्यों? हमें n की वैल्यूज निकालनी है। अब n की वैल्यूज आप देखते हैं, कोई काउंट करते हैं। जैसे आपने क्लासरूम में आपके सहपाठियों को काउंट किया, तो आपने क्या आप ऐसे बताते हैं कि हमारी क्लास में सर जी n का मान, यानी आपकी क्लास में 50 से ही 1/2 विद्यार्थी हैं, क्या बताते हैं काउंट करके? ऐसे नहीं बता दे। कई हंसी मजाक में कर देते हैं कि ये छोटा है सर जी, इसको 1/2 का दर्जा दिया जाता है, या एक थोड़ा बड़ा मोटा ताजा है उसको 1 से ही 1/2 यानी 1.5 व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। वो तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, काउंट कभी भी पॉइंट में नहीं आती काउंटिंग कि भी हमारे स्कूल में इतने विद्यार्थी हैं, हमारे गांव में इतनी जनसंख्या है। कभी भी काउंट में ऐसे नंबर नहीं आते, हमेशा ही काउंट में नेचुरल नंबर आते हैं, यानी पूर्ण संख्या आती है, एग्जैक्ट पूर्ण संख्या आती है कि हमारी क्लास में 15 विद्यार्थी हैं, 20 हैं, 40 हैं, 100 है, 150 इस प्रकार से। अगर आपके पास में n का मान इस प्रकार से पॉइंट में आता है तो आप बोलेंगे कि ये 150 है, वो इसकी क्या है, इसका कोई पद नहीं है, यानी 150 माइनस के 150 है, वो इसका पद नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें एपी गिवन है, एपी का प्रथम पद क्या होता है, a1। a1 11 दिया गया है। डी का सार्वयांतर, डी बोलते हैं सार्वयांतर को, ये होता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना, a2 माइनस में a1, यानी 8 माइनस में 11 इजिकल टू माइनस के 3 आ गया। ठीक है, अब आपने मान लिया कि अनुआ पद 150 है, माना, लिख दिया, माना an इजिकल टू माइनस के 150, कोई दिक्कत नहीं। an का फॉर्मूला, अनुआ पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू डी। an अनुआ पद है माइनस के 150 इजिकल टू a का मान कितना है बेटा, देख लो, a का मान 11 है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान माइनस के 3 है। चलो कोई बात नहीं, ये बनेगा माइनस के 150, ये इस साइड में आएगा 11, तो माइनस के 11 बन जाएंगे, प्लस के हैं, इजिकल टू माइनस 3 का अंदर गुणा करा दो तो माइनस के 3n, माइनस के 3n, माइनस और माइनस प्लस के 3। चलो ये बन जाएगा आपके पास में 150 है ना, ये हाँ ये 150 है। अब इसमें काउंट कर दो, ये इस साइड और आ जाएंगे, तो 150, 160, 161 हो जाएंगे, 161 हो जाएंगे, ये 3 और आएंगे तो भी माइनस के हो जाएंगे, तो 161 माइनस में 3 इजिकल टू माइनस के 3n। चलो ये आएगा माइनस के 164 इजिकल टू माइनस के 3n, माइनस से माइनस कटेगा, n का मान कितना आएगा, n का मान आएगा 164 बटे 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 का भाग लगाएंगे, 1 बच गया 14, 3 चौके 12, 3 चौके 12, अब कितना बच गया, 14 था ना, 3 चौके 12, 2 बच गया, 2 सही 54 सही 2/3। अब देखो क्या n का मान ऐसे काउंट करते हैं कि हमारी क्लास में इतने विद्यार्थी हैं, या इस संख्या में, इस एपी में इतनवा पद 100 माइनस के 150 है, क्या बोलोगे आप? नहीं सर जी, यहाँ पे n का मान पूर्ण नहीं आया, अतः यहां माइनस के 150 इस एपी का पद नहीं है। अगर n का मान आपका पूर्ण नंबर आ जाता तो आप क्या बोलते, इस एपी का ये पद है, नेचुरल नंबर आ जाता तो ठीक है। 100 माइनस के 150 इसका ये पद नहीं है। अब देखो एपी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और दिया गया, 9 नंबर क्वेश्चन, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वयांतर ज्ञात कीजिए, डी ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17वां पद उसके 10वें पद से, यानी 17वें पद और 10वें पद के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आप जानते हैं, वैसे एक्चुअल में पता चल जाता है, लेकिन 17वें और 10वें पद के बीच का अंतर वैसे 7 है, और आप यहाँ पे भी 7 दे रखा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, 1 1 1 1, डी का मान तो 1 चलेगा, पता चलेगा। इसका सार्वयांतर ज्ञात कीजिए। मैथमेटिकली कैसे करते हैं वो देखिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको करके दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट डी का मान 1 मत लिख देना, नंबर नहीं मिलेगा। लिखोगे, दिया है a 17
और माइनस में A10, A17 माइनस में A10, दोनों के बीच का अंतर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे, बीच का अंतर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। A17 को अपन क्या लिखते हैं, A प्लस में 16D और ये लिखते हैं माइनस में। अब इसको क्या लिखेंगे, A10 को A प्लस में 9D, 10 को क्या लिखेंगे, A प्लस में 9D, एक कम लिखते हैं, इज इक्वल टू 7। अब इसको बाहर माइनस है, ये माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, अगर प्लस होता ना तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, क्यों, अंदर माइनस जाएगा तो इसका साइन चेंज कर देगा। तो A प्लस में 16D माइनस A और माइनस में 9D इज इक्वल टू 7। A से ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 16 में से 9 जाएंगे तो 7D बचेगा इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से D का मान कितना आएगा, D का मान आएगा 7/7 इज इक्वल टू 1। अतः शार्वय अंतर यानी शार्वय अंतर D इज इक्वल टू 1 होगा। शार्वय अंतर क्या होगा, D इज इक्वल टू 1 होगा। 7 में 7 का भाग लगाएंगे बेटा 1 आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, तब जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे। डायरेक्ट D का मान 1 मत लिख देना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट 10 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिसमें PQ आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, Q आपको 70 डिग्री दिया गया है, QR आपको 5.7 सेंटीमीटर दिया गया है। इसे एक समरूप त्रिभुज में बदलिए जिसकी भुजाएं तथा त्रिभुज PQR की संगत भुजाओं का अनुपात 3:5 में हो। रचना के प्रमुख पद लिखिए। रचना भी आपको करनी है, जो प्रमुख स्टेप होते हैं वो लिख देना। अब सबसे पहले हमें त्रिभुज PQR बनाना है, तो बनाओगे कैसे, हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमें PQ बनाना है और Q पे 70 डिग्री का कोण बनाना है। Q पे 70 डिग्री का कोण बनाना है तो आपको सबसे पहले कौन सी लाइन खींचनी होगी, ये QR। तो आपके पास में स्केल है बेटा, स्केल की सहायता से और पेंसिल की सहायता से आप क्या करोगे, इस प्रकार एक लाइन खींचोगे अच्छे से। कितना सेंटीमीटर लंबी है, ये है 5.7 सेंटीमीटर। इसका बिंदु Q दे दिया आपने और ये दे दिया R। ये बिंदु Q दे दिया आपने और ये दे दिया R। सबसे पहले हमने एक QR 5.7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। इसके बाद में Q पे D की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया। कितने डिग्री का, 70 डिग्री का आपने कोण बना दिया। ये कितने डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक, 70 डिग्री का आपने कोण एंगल बना दिया। अब जो QP है वो कितनी है सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो आपने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया और ये बिंदु आ गया P, ये आपकी आ गई 6 सेंटीमीटर। जहां पे 6 सेंटीमीटर आता है वहां पे आपने P बिंदु दे दिया। अब P को आपने क्या किया, Q से मिला दिया, P को R से मिला दिया। इसकी लेंथ आपको पता नहीं है, न आपको एक्चुअल में नापनी है कि ये PR कितना होगा। अब आपको 70 डिग्री आपने एंगल बना दिया डिग्री। अब ये आपको 6 सेंटीमीटर लेना ही है। लास्ट पॉइंट इसका P रहेगा। Q से स्टार्ट करोगे, P पे एंड करोगे। ठीक है, P को R से मिला दिया, ये त्रिभुज बन गया। अब देखिएगा Q से न्यून कोण बनाती हुई कोई भी लाइन खींच दीजिएगा। 90 डिग्री से कम एंगल पे एक आपने लाइन खींच दी, QX नाम दे दो, QP कोई और नाम दे दो, QS दे दो। ठीक है, संगत भुजाएं हो का अनुपात देखो 3:5 है। अगर नीचे वाला नंबर है ना बड़ा है ना, तो नीचे वाला नंबर बड़ा ले लो। अगर ऊपर वाला आपको, यानी इन दोनों में से एक जो बड़ा मान है ना वो आपको देखना है। 3 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है। तो आपको यहाँ पे प्रकार की सहायता से इस लाइन के 5 टुकड़े करने, 5 चाप लगाने। अगर 5 ऊपर होता, 3 नीचे होता तो त्रिभुज बाहर की तरफ जाता। अगर 5 नीचे है, 3 ऊपर है तो त्रिभुज अंदर की तरफ बनेगा। जो संगत त्रिभुज बनेगा ना वो इस त्रिभुज के अंदर की तरफ बनेगा।
अब आपको प्रकार की सहायता से समान लंबाई का प्रकार को खोल के लगभग 1.5 सेंटीमीटर के लगभग खोल लेना। आइडिया बता देता हूं। और इस प्रकार से 5 टुकड़े कर देना। कितने टुकड़े करोगे? 5 टुकड़े करो। 1 2 3 4 और ये 5। कितने टुकड़े कर दिया आपने? 5 चाप लगाओगे ऐसे। 1 2 छोटे छोटे चाप लगाना, ज्यादा बड़े चाप नहीं लगाना। अब 5वें चाप को R से मिला दो। 5वें चाप को R से मिला दो। ये आपने दे दिया Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5 मिला दिया। मिलाने के बाद में प्रकार को अब कम ज्यादा कर लेना, हिला लेना और एक यहां पे रख के प्रकार को A5 पे ऐसा चाप लगा देना। आपने क्या किया? इस प्रकार का एक चाप लगा दिया जो इन दोनों लाइनों को काटे, जो इन दोनों लाइनों को काटे, यहां पे रख के लगाए। ठीक है। अब इतना ही खुला रखना है प्रकार को जितना आपने चाप लगाया है और Q3 पे रख के इस प्रकार से और इस ऐसे घुमा देना इसको। आगे भी आप एक चाप लगा देना। लगा दिया। अब प्रकार की सहायता से इतना यानी इस चाप की लंबाई को नापोगे और यहां पे देखो कहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है। दैट इज क्लियर। अब Q3 को इस QR पे मिलाओ। Q3 को ये दोनों चाप काट रहे हैं ना, यहां पे मिला दो। यानी ये लाइन क्या आएगी? एक दूसरे के समांतर आएगी। और ये आपने दे दिया S पॉइंट। क्या दे दिया? S पॉइंट। यानी Q3S पॉइंट आ गया। Q3 से ही क्यों मिलाया सर जी? हमें दे रखा है बेटा 3/5। पहले 5वें से मिला दिया, फिर तीसरे से चाप लगा दिया। ठीक है। अब इसके बाद में क्या करोगे? अब प्रकार अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर लेना और ऐसे यहां पे R पे रख के एक चाप लगा देना। R पे रख के एक चाप लगा दिया आपने ऐसे। दैट इज क्लियर। लगा दिया। अब इतना ही प्रकार को खुला रख के, इतना ही प्रकार को खुला रख के और ऐसे आप क्या करोगे? एक चाप लगा दो। ऐसे ही आप क्या लगाओ? एक चाप लगाओ। अब इस चाप की लंबाई प्रकार की सहायता से नापोगे और यहां पे नापोगे। ठीक है। अब इसको S को जहां पे ये कटान बिंदु है और थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये मान। ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार से जाएगा, लाइन खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है। यानी ये दोनों लाइनें आएगी ना, वो एक दूसरे के एकदम स्ट्रिक्टली पैरेलल जाएगी, एकदम पैरेलल जाएगी बेटा इस प्रकार से। ठीक है। जहां पे ये काटे ना, अब ये लंबाई है ना, उतनी ही लंबाई आपको यहां पे रखनी है। ये काट रहा है, इनको S से आगे इस QP पे मिला दो और इस पे मिलाओगे ना तो इसको नाम कोई और दे दो, T बिंदु दे दो। ये आपका 6 सेंटीमीटर साइड में लिख देना, ये T बिंदु है। अब आपका TS और PR क्या बन गया? समांतर लाइनें बन गई। यानी 2 त्रिभुज बन गए आपके पास में। QST ये समरूप त्रिभुज है जिसकी 3/5 कह रहे हैं ना, 3/5 कह रहे थे। अब नीचे अंदर वाला तो 3 है, बाहर वाला क्या है? 5 है। यानी जो नीचे वाली वैल्यू तो वो मूल वैल्यू होती है। QST समरूप त्रिभुज है QRP के, QRP के समरूप है। क्यों है? रचना कर दोगे। सबसे पहले हमने एक QR 5.7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, Q पे 70 डिग्री का एंगल बनाया, QP हमने 6 सेंटीमीटर लिया, PQR से मिलाया। इस प्रकार से हमारे पास में त्रिभुज PQR की रचना हो गई। इसके बाद में Q से न्यून कोण बनाती हुई QX एक लाइन खींची, उस पे हमने प्रकार की सहायता से समान लंबाई के Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 वाले 5 चाप लगाए। 5वें Q5 को R से मिला दिया। अब इस पे हमने एक चाप लगाया, Q5 पे प्रकार को रखे, उतना ही प्रकार को खुला रख के हमने Q3 पे चाप लगाया। जहां पे चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको Q3 से S को मिला दिया। अब ये क्या हो जाएगा? Q3S और Q5 R के पैरेलल होगा, समांतर होगा। इसी प्रकार से हमने R पे रख के एक चाप लगाया, उतना ही प्रकार को खुला रख के S पे रख के हमने एक चाप लगाया। अब S जहां पे दोनों चाप काट रहे हैं उसको आगे मिला दिया QP पे, और QP पे एक बिंदु आएगा T, उसको हमने S से मिला दिया। तो जो TS है वो पैरेलल किसके आएगा?
पी आर के समांतर आएगा। अब आगे आपको ये वेरीफाई तो करना नहीं है, आगे वेरीफाई करना नहीं है। अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, दोनों को समरूप यहां पे लिख देना आगे कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज क्यू टी एस समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी के। ये दोनों त्रिभुज के हैं, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं। दैट इज क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन में है ए बी एक 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। 5 सेंटीमीटर लंबा आपको एक रेखाखंड खींचना है। बिंदु बी को केंद्र मान के 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए तथा इस बिंदु पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ए बी रेखाखंड खींचना है। एक आपको ए बी रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई कितनी रहेगी, इसकी लंबाई रहेगी 5 सेंटीमीटर। आपने खींच दिया ए बी या बी ए खींच दो, एक ही बात है, बी ए खींच दिया, 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बी को केंद्र मान के, बी को केंद्र मान के एक वर्त बनाना है जिसकी त्रिज्या 2.2 सेंटीमीटर है। सपोज करो 2.5 यहाँ पे आता है, इसका हाफ होता है 2.5, तो 2.2 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, 2.2 यहाँ पे आ जाएगा। यानी प्रकार को यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन करोगे ना तो आपके पास में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये बिंदु ए है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा, तो ये आपकी 2.2 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, समझे। अब इसको आपको त्रिज्या मान के एक वर्त बनाना है, तो ऐसे एक वर्त बनाइएगा, ठीक है। आपके पास में प्रकार होगा, नो टेंशन, ऐसे नहीं बनेगा जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है, आपका तो गोल बनेगा गुंबद की तरह। अब देखो यहां पे ये आपकी 2.2 सेंटीमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर है, आगे टोटल है 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु ए से इस पे क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है, टेंजेंट खींचनी है। सबसे पहले बी ए या ए बी का क्या करोगे, समद्वि भाजन। समद्वि भाजन आप जानते हैं, प्रकार को आधे से ज्यादा खोल के, यानी 5 सेंटीमीटर उसका आधा होता है 2.5, 2.5 से ज्यादा यानी लगभग 3 सेंटीमीटर के करीबन आप प्रकार को खोल लेना, और 3 सेंटीमीटर खोल के बी बिंदु पे प्रकार को रख के एक चाप ऊपर लगा देना, एक चाप नीचे लगा देना। इसी प्रकार से अब आप प्रकार को उतना ही खुला रखना है जितना यहां पे चाप लगाए। अब उतना लगभग आपने 3 सेंटीमीटर खोल रखा है, तो ए पे रखो और ऊपर नीचे चाप लगाओ। अब दोनों चाप जहां पे काट रहे हैं ना बेटा, दोनों चाप, थोड़ा ये लाइन बांका टेढ़ा हो गया, अब यहां से ऐसे मिला देना इसको, ठीक है, लगभग ऐसे मिल जाएगा। जहां पे मिलेगा उसको सेंटर मान के एक डैश डैश वर्त की रचना। डैश डैश वर्त आप जानते हैं, जैसे इस प्रकार से एक वर्त बनेगा जो कि बिंदु ए और बी से, बिंदु ए और बी से गुजरेगा, जो बिंदु ए व बी से गुजरेगा। और जहां पे ये काट रहा है ना, जहां पे ये काट रहा है, जैसे यहां पे काट रहा है, उनको ए से मिला दो, उनको बिंदु ए से मिला दो। ये आपने दे दिया बिंदु पी, ये दे दिया बिंदु क्यू, बिंदु क्यू दे दिया, इसको आप ओ दे दो। दैट इज क्लियर। ये आपकी स्पर्श रेखा की रचना हो गई। स्पर्श रेखा खींचिए, 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, और आपको रचना भी करनी है। क्या करनी है, इसकी रचना कर देना, 2-4 लाइन लिख देना। सबसे पहले हमने ए बी एक 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, फिर इसके बाद में बी को केंद्र मान के 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त खींचा, इसके बाद में ए बी का हमने समद्विभाजन किया, और समद्विभाजन बिंदु ओ को सेंटर मान के एक डैश डैश एक वर्त खींचा। डैश डैश वर्त जहां पे मूल वर्त को काट रहा है उनको बी बिंदु और क्यू बिंदु दिया, और पी बिंदु और क्यू बिंदु दिया, पी और बी को हमने ए से मिला दिया। तो इस प्रकार से ए पी और ए क्यू 2 स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई। दैट इज क्लियर। अब आगे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है। आकृति में 10p माइनस में कोट आर का मान, आकृति में 10p माइनस में कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं बताता हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री से, अगर ऐसा डायग्राम का
क्वेश्चन आता है ना। तो सबसे पहले आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ मिलेगा, अगर नहीं दिया होता तो आप बना लेना। और राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड आपके पास में होनी चाहिए, अन्यथा काम नहीं चलने वाला। अगर तीनों साइड आपके पास में है तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे यहां त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय से और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण 13 का स्क्वायर। आधार आपने मान लिया, ये माना, लिख देना यहाँ पे साइड में कहीं पे भी, माना क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो आधार हो जाएगा आपके पास में एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास में है एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। ये एक्स सेंटीमीटर प्लस में लंब कितना है, लंब है 12 सेंटीमीटर, लंब है 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास में आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर माइनस में 144 आएगा, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर है। तो यहाँ से एक्स की स्क्वायर का मान कितना आएगा, एक्स की स्क्वायर 169 माइनस में 144 घटाएंगे तो ये आएगा 25। तो एक्स का मान कितना आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लगेगा, यानी 25 पे रूट लगेगा तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। यानी आपके पास में आधार का मान कितना आ गया, आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। दैट इज क्लियर, 5 सेंटीमीटर लिख देना, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आप जो भी निकालना चाहते हैं अच्छे से निकाल सकते हैं। अब एक लाल बट्टा कक्का नाम सुना भी होगा आपने, LALKK, लाल बट्टा कक्का, साइन कॉस टेन, LALKK यानी टेन। और टेन का उल्टा आप कर सकते हैं कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। हमें टेन पी का मान चाहिए, और टेन पी क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां ठीक है, टेन पी इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। अब बात समझने की है कि P इसने ये कोण लिया है, टेन पी इसकी बात कर रहा है, और ये यहां पे अगर थीटा बन रहा है तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, और ये तो हमेशा ही कर्ण रहेगी। और अब ये 12 सेंटीमीटर है, वो किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। तो यहां पे मात मत खा जाना। तो यहां पे लंब क्या होगा, अब की बार लंब होगा क्यू आर, और ये आधार होगा पी क्यू, तो टेन पी का मान आ जाएगा, क्यू आर का मान कितना है रे, 5 सेंटीमीटर, 5/12, 1 नंबर इक्वेशन। अब इसमें माइनस है, चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, लेकिन कोट आर का मान पूछे, कोट बराबर क्या होता है, लिखो कॉट आर, लेकिन कोट बराबर तो होता है आधार बटे लंब। इसका उल्टा कर दो बेटा, तो आधार बटे लंब होगा, लेकिन इसने कंफ्यूज करने के लिए थीटा ये ले लिया थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब, और ये किसका काम करेगा, आधार का, ये करेगा लंब का काम। तो अब की बार आधार कौन है, 5 सेंटीमीटर है, यानी आप लिखोगे क्यू आर बटे पी क्यू। तो यहाँ पे कॉट आर का मान है 5/12, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा, टेन पी माइनस में कॉट आर, तो ये बनेगा 5/12 माइनस में 5/12 इज इक्वल टू 0। एंसर
कितना आएगा 5/12 माइनस में 5/12 इज इक्वल टू 0। ये प्लस का है ये माइनस का है इज इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन को अंजाम देना है अच्छे से, ठीक है। इसने tan p और cot r दे रखा है तो आप समझोगे यार दोनों के मान इक्वल कैसे आ रहे हैं, लेकिन p और r में बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखिएगा स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मान निकालिए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अगर अच्छे से आती है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है, cos 60 की, sec 30 की, tan 45 की, sin 30 की और cos 30 की। 13 नंबर क्वेश्चन पहले करना है, इसके बाद में 14 नंबर करेंगे। तो सबसे पहले आप वैल्यू पुट करोगे 5 मल्टीप्लाई में cos 60 और cos 60 की वैल्यू sin 30 के मान के बराबर होती है, तो sin 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान। अब sec 30 का मान सर जी टेबल इतनी बड़ी याद तो नहीं रहती, कैसे? sec का रिलेशन होता है cos के साथ में, और cos 30 का मान देख लो कितना होता है। cos 30 का मान हमारे पास में होता है sin 60 के मान के बराबर। cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 और इसका उल्टा कर दो 2/√3 का स्क्वायर, माइनस में tan 45 का मान होता है 1 और 1 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। अपॉन में क्या करोगे? अपॉन में आप लिखोगे 5, चलो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान कितना है? sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर कर दो प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब ये बनेगा 5 गुणा 1/4 प्लस में 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1/1 अपॉन में ये कितना है 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4 दैट इज सिंपल। ये बनेगा 5/4, ये बनेगा 4 चौके 16/3, ये बनेगा माइनस में 1/1 अपॉन में इसका एलसीएम आएगा 4, ये बन जाएगा कितना 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3 एलसीएम नीचे वाले का आ गया 4, तो ये इसका एलसीएम आएगा 12 एलसीएम आएगा। तो 12 में 4 का भाग लगाओगे तो भाग कितनी बार जाएगा 3 का गुणा 5 के साथ में 5 3 15 प्लस 12 में 3 का भाग लगाएंगे भाग 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 16 के साथ 16 चौके 4 के साथ में करना है ना, 16 चौके 64 माइनस में 12 एकम 12 और ये बनेगा 4/4 तो 4 से 4 नीचे वाला नंबरिंग कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो 1 बचेगा। अब नीचे वाला कोई सिस्टम नहीं है, अब प्लस प्लस को जोड़ दो माइनस माइनस को, प्लस के 15 है माइनस के 12 है, प्लस के 3 बचेंगे, 3 इसमें जोड़ दो 64 में, प्लस के 3 और 64 67 हो जाएंगे, 67/12 इज द राइट आंसर। दैट इज क्लियर। ये तो क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद में 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पे दैनिक व्यय को दर्शाती है, भोजन का माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमें माध्य निकालना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा आप मेथड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर आप पग विचलन से करते हैं या कल्पित से करते हैं या आप डायरेक्ट से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। अब यहाँ पे परिवारों की संख्या दी गई है, दैनिक व्यय आपको दिया गया है, अंतराल आपको गिवन है, तो आपको XI की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। XI की वैल्यू निकालोगे तो ये इसके बीच की वैल्यू होती है 100 और 150 के बीच में कितना आता है, ऐसे पता नहीं चलता ना, तो इन दोनों को जोड़ लिया करो। 100 प्लस में 50, 100 प्लस में 150 यानी 250 हो जाएंगे, 250 यानी 250 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आएगा 125 आएगा, बीच का मान कितना आएगा 125 आएगा। तो यहाँ पे लिखना आपको 125, 150 और 200 के बीच में आएगा 175, इनका आएगा 225, कितना आएगा 225, ये आएगा 275 और ये आएगा 325। अब इसका मान आपको दे रखा है, सिग्मा FI का मान कितना दे रखा है 25, यानी 25 परिवार है तो आपको इसका मान दे दिया इसने, क्वेश्चन वाले ने 25। अब FI XI करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है।
तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 चौके 500 होते हैं, 125 चौके 500 हो गई, ये तो 500 आ गया, चलो ठीक है। अब 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो, 5 पंजे 25, 5 साते 35, 35 और 2 37, 3 5 और 3 8, 875, 12 पंजे 60, 12 का गुणा इसके साथ में 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 दूनी 24 और 3, ठीक है, 24 और 3 27। अब ये आ जाएगा 275 का गुणा दो के साथ में, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 550। 325 का मल्टीप्लाई 300 300 600, 650 कितना आएगा, 0 2 2 4 और 1 5 और 3 2 6, 650। अब कर दें सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई सबसे पहले यहाँ पे आएगा 5, कितना आएगा, 5 आएगा। अब इसके बाद में 7 5 12 और 17, 5 17, 17 का आएगा 7, एक हसल लगेगी, 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 7 18, 18 8 26, ठीक है, 26 और 5 31, 31 और 1 32, एक बचेगा 2 3 लगेगी हसल 32, 2 और 3 5, यानी 5275, 5275। तो यहाँ पे समांतर माध्य को x इस बार से डिनोट करते हैं, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, तो इसका आएगा 5275 बटा 25, ये मान 25 है, 25 का भाग लगाओ, 25 दूनी 50 बचेगा 2 27, 25 एकम 25 2 25 एकम 25, आपके पास में इसका जो समांतर माध्य आएगा वो आएगा 211। तो भोजन पे हुए व्यय का समांतर माध्य आएगा 211, दैट इज क्लियर। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेना। अगर आप आगे भी मेथड यूज करना चाहते हैं, पग विचलन कल्पित माध्य से, प्रत्यक्ष से नहीं करना चाहते, तो आगे भी आप कर सकते हैं, दैट इज क्लियर। ये भी क्वेश्चन समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। अब आपको टेबल दी गई है, ये क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। तो आयु आपको वर्षों में दी गई है, यानी अंतराल आपको दे रखा है, रोगियों की संख्या यानी अफाई का मान दे रखा है। अब जब भी आप इसका, अच्छा क्या पूछा है इसमें, बहुलक निकालना है। निम्न आंकड़ों का क्या करना है, बहुलक निकालिए। निम्न बारंबारता टेबल जो दी गई है, बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो, ये हमें पूछा है। जब भी आपसे बहुलक पूछे तो आपको क्या करना है, जो टेबल दी गई है उसके साथ में न तो इसको आगे बढ़ाना है न कुछ करना, ठीक है। जो टेबल दी गई वो सही दी गई है। अब इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता देखते हैं किसकी है, यानी जो रोगी जिनकी आयु 35 से 45 वर्ष है, 35 से 45 वर्ष के जो आयु वाले जो रोगी हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी संख्या कितनी है, 23 है। क्या है, 23 है। जो F1 का मान लेंगे, बहुलक का फॉर्मूला आप जानते हैं, सबसे ज्यादा बारंबारता वाला मान आपको लेना होता है। ये देखिएगा यहाँ पे, ये मान आप जानते हैं क्या होता है, F0, ये मान होता है F1 और ये मान होता है F2, और ये अंतराल की निम्न सीमा ही L का मान होती है। तो बहुलक को Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L प्लस यहाँ पे लिखोगे F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। तो अब आपको वो लिखनी होती है, प्रत्येक मान लिखना होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ साइड में लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ F0 का मान 21, F1 का मान 23, F2 का मान 14 और H का मान अंतराल 35 से 45 10 का है। L निम्न सीमा है, कितना है, 35। L का मान कितना है, 35। तो बहुलक Z बराबर 35
प्लस ये होगा 23 माइनस में 21, 2 गुणा 23 46, माइनस में 21, माइनस में 14 गुणा h का मान है 10, तो ये आएगा 35 प्लस 23 माइनस में 21 2 बटा 46 माइनस के हैं प्लस के 46 प्लस के हैं माइनस के 21 और माइनस के 14 को ऐड कर दो, 4 और 1 5 46 माइनस में 46 ये 5 हो जाएंगे, 2 और 1 3 35 को घटाएंगे गुणा 10 करेंगे तो ये बनेगा 35 प्लस 10 दूनी 20 चला जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये एक बचेगा 1 11। अब 35 11 में क्या करोगे, 20 में 11 का भाग लगा दो तो ये बनेगा 35 प्लस 11 एकम 11 बचेगा 9 90 11 8 88 और ये बन जाएगा आपके पास में 36.8 किसका बहुलक आ जाएगा, 36.8 इज द राइट आंसर। आगे भी आप करना चाहते हैं सॉल्व तो आगे भी हो सकता है, पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक 36.8 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में हमारे पास बी सेक्शन का 16 नंबर क्वेश्चन और आता है। अब देखिएगा स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक क्या होता है, गुल्लक होता है, क्या होता है, छोटा गुल्लक आपने देखा होगा, उसी को बोलते हैं पिग्गी बैंक। उसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पे कोई एक सिक्का गिरता है, सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। अब अच्छी तरह से उस पिग्गी बैंक को हिला के उल्टा कर दिया, उसमें से कोई एक सिक्का गिर रहा है, एक सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या है कि वह 50 पैसे का हो सकता है क्या या 5 रुपये का नहीं होगा, इसकी आपको प्रायिकता बतानी है। दैट इज क्लियर। सबसे पहले हमें देखना होगा कि 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये का 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10, टोटल मिला के हमारे पास में कुल कितने सिक्के होते हैं। तो सॉल्यूशन, कुल सिक्कों की संख्या इज इक्वल टू 100 प्लस 100 सिक्के, ये 50 पैसे के हैं, 50 सिक्के 1 रुपये के हैं, 20 सिक्के 2 रुपये के हैं, 10 सिक्के 5 रुपये हैं, 5 रुपये के हैं 30 और टोटल 180 सिक्के होंगे। 180 सिक्के कितने होंगे, 180 सिक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है 50 पैसे का होगा तो लिख देना यहाँ पे थोड़ा, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के इज इक्वल टू 100, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता और प्रायिकता में लिखोगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल तो 100 ही है ना, 100 सिक्के ही है, उसमें से हमें प्रायिकता बतानी है, तो 100 बटे कुल परिणाम, टोटल आपके पास में 180 सिक्के हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बटे 18, इसको आगे काटोगे 2 से तो 5 बटे 9, 5 बटे 9 इज द राइट आंसर। क्या है, 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता। सेकंड नंबर है 5 रुपये का नहीं होगा, इसका मीन्स 5 रुपये के सिक्कों को छोड़ दो, बाकी कितने सिक्के बच गए, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो 180 में से 10 निकालोगे तो यानी 5 रुपये के सिक्के नहीं आने की प्रायिकता, इसका मीन्स 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये सिक्के आने की प्रायिकता। दैट इज क्लियर। तो आप लिखोगे सेकंड में 5 रुपये का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता, और नहीं आने की प्रायिकता
अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल क्या हो सकता है, अब इसमें से 10 घटा दो बेटा, 180 में से 10 घटाओ तो कितना बचेगा 170, 170 बटे कुल परिणाम 180, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 17 बटे 18, 17 बटे 18 इज द राइट आंसर। दैट इज क्लियर। तो आज की क्लास में हमने 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आगे आने वाला जो इसका पार्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या नीचे आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं, क्लास देख सकते हैं अच्छे से। डेली क्लास आती है, डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।